Assalamualaikum. Today we will be doing a new case study May-June 2021 पेपर 4 ठीक है। पेपर 4 ये डेटा रिस्पॉन्स और ऐसे का सेक्शन ए करा रहा हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों ने बोला था कोई भी एक सेक्शन ए नहीं करा हमने केस स्टडी, तो मैंने लाइक केस स्टडी करा दूं। बाकी पास पेपर में से मैंने टॉपिकल क्वेश्चन जोड़ जोड़ के तुम लोगों को मार्किंग स्कीम में बनवा दी है, उसकी प्रैक्टिस तुम लोग कर लेना। बाकी एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह तुम लोगों को मैं आंसर्स वगैरह लिख के भेज दूंगा। हर एक एक चैप्टर के दो सवाल के आंसर सारे भेज दूंगा, तो उसको प्लीज याद करना शुरू कर देना, ठीक है। चलो भाई, सेक्शन ए, उमर मोबाइल लग रही, कंपटीशन इन पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपटीशन है, ठीक है भाई। टू कंपनीज प्रोड्यूस ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स पैसेंजर एयरक्राफ्ट विद इन अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ओवर 150 पैसेंजर। भाई जैसे ही तुमने पढ़ा टू कंपनीज, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे जाऊं तो अगर थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर होते थे तो उसको कहते थे परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, अगर एक फर्म होती थी तो उसको कहते थे मोनोपोली, और अगर दो फर्म होती थी तो उसको डुओपोली कहते थे, और अगर दो से तीन फर्म पूरी मार्केट को लीड करते हैं तो उसको ओलिगोपोली कहते हैं। तो इस सवाल में हमने जैसे ही पढ़ा तो हमें पता चल गया कि ये सवाल के अंदर ये फर्म क्या है, ये फर्म ओलिगोपोली है, ठीक है। दो कंपनी है और ये वर्ल्ड का सारा आउटपुट प्रोड्यूस करता है, आगे बता भी देगा, ठीक है। अभी तो आगे बढ़ता रहे। The supply of these is about 1600 aircraft a year and is divided almost equally between the two competing companies who both benefit extremely strong brand identity and customer loyalty, ठीक है। The aircraft are made in two versions, single aisle aircraft that may carry 200 passenger and double aisle aircraft that carry 300 to 350 passenger, ठीक है भाई। दो एयरक्राफ्ट बना रही है, एक की कैपेसिटी 200 पैसेंजर की है, एक की कैपेसिटी 300 से 350 पैसेंजर की है, सही है। In 2018 both companies took over other firms which produced a range of aircraft seating between 40 and 150 passenger। भाई 2018 के अंदर दोनों कंपनी ने दूसरी फर्म्स को टेक ओवर कर लिया जो छोटी छोटी पैसेंजर की प्लेन बनाती थी, उसकी कैपेसिटी थी 40 से 150, ठीक है भाई यार। The owners of the other firms had difficulties in financing and developing their new aircraft. Recent competition in the aircraft manufacturing industry has been aimed at improving fuel efficiency, developing longer non-stop flying ranges, and developing very large aircraft with a capacity of 500 passenger. The companies have been successful in achieving the first two aim. भाई इसने अभी ऐसे दुनिया ऐसे एयरक्राफ्ट बना रही है जो कम से कम फ्यूल खींचेंगी और लंबे लंबे रूट पर ट्रैवल मारेंगी, सही है ना। अच्छा, फिर इसके बाद आओ और 500 पैसेंजर कैरी करेंगे। अब तो सारे जहाज जितने भी आ रहे हैं लेटेस्ट वो सारे बड़े बड़े आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा एम अभी आ रहा है। The third aim of developing very large aircraft was intended to move larger number of passengers between hub airports. हब मतलब हब का मतलब बताओ भाई, जैसे कि दुबई एक हब एयरपोर्ट है, सही है। यूके का हीथ्रो एयरपोर्ट है, वो एक हब एयरपोर्ट है जहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट हो, जहाँ पे दुनिया की सारी फ्लाइटें वो उतरती है, सही है। Where they would transfer to smaller aircraft for onwards transport to regional airports, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे कराची से दूसरे एयरपोर्ट हो गए, दुबई से और अबू धाबी एयरपोर्ट हो गया, ठीक है ना। हाँ, while it has achieved increased passenger capacity, this development has not been a success for the airlines that bought these very large aircraft. The need for these was undetermined by the success of the first two competitive development, ठीक है। The nature of the aircraft manufacturing industry is that it involves significant fixed cost. मुझे पता भाई फिक्स कॉस्ट क्या होती थी, तो आपने बोला थ्योरी ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट थी जो कि हमेशा रहेगी, ठीक है। इसकी फिक्स कॉस्ट क्या होगी भाई, इसका एयरपोर्ट चाहे जहाज उड़े या जहाज ना उड़े, उसको एयरपोर्ट की जो इसकी कॉस्ट है वो उसको देनी है, वो उसकी फिक्स कॉस्ट है भाई। हाँ, जहाँ पे वो इसने R&D बोला है, वैसे एयरपोर्ट की फिक्स कॉस्ट होती है जहाँ पे वो पार्क करता है, ठीक है। उसका पार्किंग एरिया उसकी फिक्स कॉस्ट है, सही है। The research and development cost of a new aircraft can rise to $26 billion। अगली लाइन हमने पढ़ी तो हमें पता चल गया कि इसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो है रिसर्च और डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, currently the two companies are concerned with China in its drive to increase the value of its export। भाई ये कंपनीज जो है ना, ये चाह रही है कि ये अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें। मुझे एक बात बता, जब अब तो पेपर में, अब तो सिलेबस में ऐड हो गया है ना, तो अब देखो सुना, अगर हम इसको एक्सपोर्ट से लिंक करें तो जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो मुल्क में क्या बढ़ेंगे, इनफ्लोज बढ़ेंगे तो आपका करंट अकाउंट किस में चला जाएगा,
सरप्लस में चला जाएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात इसलिए ऐड करी मैंने क्योंकि आप पेपर में बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐड हो गया। ठीक है ना। अच्छा फिर आजा, दिस will enter the new aircraft manufacturing industry in the next 10 to 15 years and add a level of competition। भाई कंपटीशन भी ऐड होगा साथ साथ। 2 मिनट दे रहा हूँ, हाँ 2 मिनट दे रहा हूँ, ये पढ़ लो भाई, छोटी सी केस स्टडी है, इसके सवाल शुरू करते हैं, जल्दी से पढ़ लो भाई, शुरू कर दे, कर दूं भाई, चलो। using the using the information explain the market structure that exists in aircraft manufacturing 2 marks। ठीक है, पार्ट ए है भाई, हम सबको पता है कि ये जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है इसके अंदर ओलिगोपोली है, और ओलिगोपोली क्यों है, क्योंकि 2 firms are leading the whole market। ठीक है, 2 firms are dominating the whole market। ठीक है, तो ये जो क्या बोल रहे हैं यार, देखो डुआपली इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डुआपली जो है वो केस में कोर्स में भी नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए बताया जाता है। ठीक है ना, कोर्स के अंदर जो है मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और परफेक्ट कंपटीशन। सही है। अच्छा पार्ट बी, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या फर्क है भाई? एक्सप्लेन व्हाई द 2 कंपनीज माइट बी कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल एंट्री ऑफ चाइना इनटू द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। 2 रीजन इसको बता भाई, ये 2 कंपनी चाइना के आने के लिए इतना क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि जब चाइना आएगी तो इनका मार्केट शेयर जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है, इनका इन 2 फर्म्स का मार्केट शेयर डिवाइड हो जाएगा। दूसरा इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, दूसरा इसके एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इसके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके एक्सपोर्ट्स कम होंगे, अच्छा ये मसला होगा कि एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो इनफ्लो कम होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप लोग ये भी बता सकते हो कि थ्रेट ऑफ कंपटीशन बढ़ जाएगा। हाँ वो थ्रेट ऑफ कंपटीशन भी इसको कहते हैं, ये भी बढ़ जाएगा। और इसके अलावा ये एक और इसने पॉइंट बताया था कि चाइना के पास चीप लेबर है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से उसकी प्राइस कम होगी और ये वो फायदा कंज्यूमर को पास कर सकता है, तो जिससे इसके एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं चाइना के। ठीक है, और हमारे वाले के जो एक्सपोर्ट्स है वो गिर सकते हैं। सही है, अब मैं 1 मिनट रुका हुआ, मैं इधर मार्किंग स्कीम इंपोर्ट करके देख लेता हूँ ताकि अगर कोई नया पॉइंट है तो हम साथ साथ कर लें। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 ए की आंसर है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली लिख दिया तूने तो 1 नंबर मिल गया। तूने लिख दिया कि ये दोनों मार्केट को डोमिनेट करते हैं तो दूसरा नंबर मिल गया। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी अभी हमने डिस्कस करा। पोटेंशियल एंट्री प्रोवाइड्स अ कंटेस्टेबल मार्केट एज न्यू एंट्रेंट कैन अंडरकट प्राइसेस। एरआर वाली बात हो गई कि जब कंपटीशन बढ़ेगा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है क्योंकि उसका लेबर सस्ती है तो उसकी प्राइस भी कम होगी। ठीक है, दूसरा इसने बोला कि प्रेजेंस ऑफ न्यू एंट्रेंट होंगे तो दूसरे गुड उसकी डिमांड कम होगी, जो ये 2 फर्म्स चल रही थी, तो वही बात है कि एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इनफ्लो कम होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा। फिर इसने बोला कि लिमिट्स प्राइसिंग एबिलिटी ऑफ एक्जिस्टिंग फर्म एंड रिड्यूसेस प्रॉफिट। प्रॉफिट भी कम होगा और चाइना की प्राइस मेकर भी नहीं हो सकेगा ये, और चाइना ने वैसे ही अपनी प्राइस कम कर दी है। ठीक है, चौथा ये बोल रहा है could cause existing firm to spend increased cost by spending more on marketing and research and development। देखो ये नया पॉइंट हमने सीख लिया कि इसको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और मजीद खर्चा करना पड़ेगा। ठीक हो गया भाई, आ जाओ पार्ट सी के ऊपर चलते हैं। हाँ सही है, आ जाओ। The nature of the aircraft manufacturing industry is that it involves significant fixed cost. Using an example from the information, explain the meaning of fixed cost। भाई सीधा सीधा ये सवाल कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट को डिफाइन कर, सीधा सीधा बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट को समझा दो, फिक्स कॉस्ट की एक लाइन की डेफिनेशन दे दो और इसको आइडेंटिफाई कर दो कि इंफॉर्मेशन में जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट इसको करनी है, चाहे इसका एयरक्राफ्ट चले। हाँ रिसर्च एंड भाई देखो रिसर्च और डेवलपमेंट अगर आप नहीं करोगे तो आप आउटडेट हो जाओ। सही है ना, तो ये आपका 2 नंबर का सवाल है, बहुत इजी सवाल था। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को केस स्टडी इसीलिए पहले नहीं कराई थी, केस स्टडी बहुत इजी होती है, सिर्फ लास्ट पार्ट कौन सा, ये जो डी वाला पार्ट होता है ना, डी वाला, इसका सवाल का जवाब कभी कभार ऐसा होता है कि आपको खुद से देना होता है, वरना ये भी केस स्टडी में मौजूद है। सही है, तो शुरू के तो आपके 3 सवाल के आंसर आपको हमेशा मिलेंगे। कुछ कौन सा
अरे मैं 8-9 के स्टडी कराऊंगा, तू टेंशन नहीं ले, ठीक है? स्टडी का पैटर्न हाँ जितनी बोलेगा उतनी करा दूंगा, बहुत टाइम है, 10 तक। स्टडी का पैटर्न कुछ भी नहीं है, दो ये अपनी मर्जी से देता है भाई, इसने इसमें 2 का वो दे दिया पार्ट ए, 4 का उसने पार्ट बी दे दिया, क्या बता अगले सवाल में उसने डायरेक्ट सी 6 नंबर का दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है? विद द एड ऑफ अ डायग्राम, हाँ, with the aid of a diagram explain the link between an increase in an aircraft manufacturer's level of output and its average fixed cost, 4 marks। ये बताओ भाई, with the aid of diagram explain the link between an increase in aircraft manufacturer's level of output and its average fixed cost। देखो यार इसने बताया हुआ है कि क्या डायग्राम बनेगी, सीधी सीधी ये इसने बोला हुआ है, बोला हुआ है इसने, पागल, ये देख एवरेज फिक्स कॉस्ट की डायग्राम बनानी है, ठीक है? ये पता नहीं उमर क्या बोल रहा है, ये लो इधर देखो क्या डायग्राम बनेगी, नहीं वो नॉर्मल है, ये एवरेज की बात कर रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ 2 मिनट चुप हो जाओ, बता। ये देखो ये कॉस्ट हो गया और ये यूनिट्स लिख दिया, ठीक है? ये तुमने एवरेज फिक्स कॉस्ट की लाइन बना दी। अच्छा अभी हाथों हाथ छेड़ा है तो उसको याद दिला देता हूँ, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट की लाइन यूं क्यों बनी है, उसकी वजह सुन लो भाई। हाँ भाई देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट करो भाई, पहले मेरी फिक्स कॉस्ट 1000 थी और मैं 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, तो मेरी फिक्स कॉस्ट होगी 1000। अब अगर मैं अगली बार 5 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ तो अब मेरी कितनी हो जाएगी भाई, 200 हो जाएगी। अब अगर मैं अगली बार 10 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो देखो याद रखना कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कि वक्त के साथ साथ क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, ठीक है? और एक वक्त आएगा क्या हो जाएगी, यार भाई, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है भाई? इसलिए जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व है ये यूं क्यों है। और देखो मैंने बातों में तुम लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन भी समझा दी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन क्या आएगी, ठीक है? अब हम मार्किंग स्कीम देखते हैं, मार्किंग स्कीम क्या कह रही है। इसका ग्राफ भी कैसे बनाया है, मतलब ये फिक्स कॉस्ट की लाइन यूं से आउटवर्ड तक जा रही है। देखो मेरी बात सुनो, फिक्स कॉस्ट गिरती रहेगी हमेशा क्योंकि वो ओवर द लेवल ऑफ यूनिट स्प्रेड होती रहेगी, यूनिट्स तो बढ़ते रहेंगे ना यार। फिक्स कॉस्ट तो वो होती है जो कांस्टेंट रहती है, 1000 ही रहेगी सारी जिंदगी, सही है ना भाई? क्या बता, जब तक आप कोई नई दुकान पे हो से घर पे ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है मेरे भाई, शुरू में इकोनॉमिक ऑफ स्केल, बाद में डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है भाई? सही है सर जो वो कर्व वाली आती नहीं। अच्छा अब आ जाओ, मेरे को क्या पूछ रहा है भाई, बोल रहा है क्यों, मैंने मेरे को क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर से पूछ भाई ये है क्यों, बादल बन जाते। अच्छा इधर आ जाओ, पहले वाले का जवाब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फिक्स कॉस्ट थी और इसने बोला कि फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन दो, तो आपने बोला कि वो वेरी नहीं करती है, फिक्स रहती है, ठीक है? देख ले यार बहुत इजी नंबर दे रहे हैं, कोई इतना हार्ड नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फिक्स कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई करी थी और इसने बोला फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन दे दो कि वो आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती है, वो सेम रहती है, ठीक है? अच्छा अब देख इसने क्या बोला, as the total number of aircraft produced increases the average fixed cost decreases। यही मैंने बोला कि भाई जैसे जैसे यूनिट बनेगी एवरेज फिक्स कॉस्ट ओवर द लेवल ऑफ यूनिट स्प्रेड होती रहेगी, because the same amount of fixed cost is being averaged out divided over a large number of aircraft। ये मैंने जो लाइन बोली इंग्लिश में वो इसने फॉर्मूले के थ्रू बोल दी। आप लिखोगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट स्प्रेड्स ओवर द लेवल ऑफ यूनिट्स एज आउटपुट इंक्रीजेस, ठीक है? ये 20 वाला पार्ट वही पड़ता है, because the same amount of fixed cost वही 1000 रुपए जो है वो जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे डिवाइड होगा, ठीक है? और इसने बोला 2 नंबर ये किसके दे रहा है, डायग्राम के। डायग्राम में भी क्या, डायग्राम पे जिसने कॉस्ट लिख दिया और नीचे यूनिट्स लिख दिया उसको मार्क मिल जाएगा और ये एवरेज कॉस्ट के कर्व का नंबर मिलेगा, ठीक है भाई? तो देखो इसने बोला है कि डायग्राम में जिसने यहाँ पे कॉस्ट लिख दिया और नीचे जिसने यहाँ पे यूनिट्स लिख दिया उसको 1 नंबर, जिसने एवरेज फिक्स कॉस्ट की लाइन यू बना दी उसको दूसरा नंबर, ठीक हो गया? हाँ नहीं भाई खत्म, देखो बनाने तो बना दे यूं एरो से जैसे मैंने बनाए थे पीछे डायग्राम, ठीक है? चलो चलो एक दिन बाद में डायग्राम में जाना, हाँ ये देखिए यूनिट्स का निकले नीचे वो यूनिट्स दिया का वो कॉस्ट है यार, मैं आसान जबान में पढ़ेंगे ना, ठीक है? डिस्कस वेदर इकोनॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन हाउ 2 कंपनीज will compete with each other when they dominate a market, 8 marks, ठीक है भाई? ये बोल रहा है देखो 8 नंबर के सवाल में डायग्राम बनाना लाजमी है। देखो
कार्टल ओपन कर या और ये दो टाइप के कार्टल। हाँ देखो अब मेरी बात सुनो, इसके बाद तीन तरीके हैं। या तो वो लोग है ना, कोटा फेडरल, या तो वो लोग प्राइस वॉर्स कर दें, ठीक है, सही है, या तो वो कार्टल क्रिएट कर दें। प्राइस वॉर में किंग डिमांड आता है ना। हाँ किंग डिमांड कर दे दो, मैं मेंशन भी कर देता हूँ ओलिगोपोली का। या तो के अंदर क्या कहते हैं, दो टाइप की कार्टल हो सकती है, कॉलिसिव या नॉन कॉलिसिव, ठीक। भाई कार्टेल के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सब अग्री करते हैं कि ये लोग एक फिक्स क्वांटिटी बेचेंगे, यानी कि क्वांटिटी के ऊपर कोटा लगा देंगे, और ये लोग हायर प्राइसेस चार्ज करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कौन सी, कॉलिसिव या नॉन कॉलिसिव? कॉलिसिव ओलिगोपोली, क्योंकि ये सब आपस में क्या हो जाते हैं, कॉल्यूड हो जाते हैं। वो अपन फिर एक्सप्लेनेशन में डिटेल में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद एक और बात तुम लोग लिखोगे हाउएवर करके, कि जब कार्टेल पकड़ा जाएगा, जब चीटर कंट्रोल में आ जाएगा तो कार्टेल टूटेगा और सारी फर्म वापस क्या बन जाएगी, ओलिगोपोली, ठीक है। फिर तुम एक और बात इसको बताना कि दूसरा तरीका ये कि ये लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर काम करें, यानी कि लोगों को ये बताएं कि यार हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट के अंदर क्या है, कोई यूएसपी मौजूद है, क्या मौजूद है, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट मौजूद है, ठीक है, सही है। फिर आप इसको कंक्लूजन में क्या दोगे, आप इसको कंक्लूजन के अंदर इनएफिशिएंसी का बात करोगे कि यार हाँ नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ गया ना। एक बात बताएं, ओलिगोपोली पढ़ना तो मुझे आपको ब्रांड टैक्स होता है भाई कोलिजन और ये नॉन कोलिसिव, ये जो कोलिसिव ओलिगोपोली इसमें कोई इतना फर्क थोड़ी है। एक मिनट लास्ट वाला दोबारा बता, ये वाला भाई देखो, वो लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए काम करेंगे, यूएसपी क्रिएट करेंगे, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिसकी बेसिस पे वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकेंगे और दोनों मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एडवर्टाइजमेंट कर ली सेलिब्रिटीज के थ्रू, परसुएट कर लिया, या तो फिर प्रोडक्ट में कोई कोर फीचर लेके आ गए, ठीक है। फिर आप कंक्लूजन में हमेशा इसको लिख देना कि देयर विल ऑलवेज बी एग्जिस्टेंस ऑफ इनएफिशिएंसी, क्योंकि ओलिगोपोली कौन सी मार्केट में ऑपरेट करती है, परफेक्ट या इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट, ओलिगोपोली में सारी इनएफिशिएंसी। हाँ भाई हर मार्केट सेक्टर में इनएफिशिएंसी सिवाय परफेक्ट, ऐसा ही है भाई, क्योंकि अपन ने मार्केट फेलियर में एफिशिएंसी के साथ लिंक करते हुए भी आंसर पढ़ा है कि एफिशिएंसी एक ही तरफ एक ही जगह पे अचीव होगी। हाँ अपन बताएंगे इसको कि परफेक्ट कंपटीशन में एफिशिएंसी अचीव होती है, नॉर्मल प्रॉफिट में लॉन्ग रन के अंदर, जहां पे एमएससी इज इक्वल टू एमएसपी भी हो जाता है, एमएससी इज इक्वल टू प्राइस भी हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, और एवरेज टोटल कॉस्ट भी अपने मिनिमम पर है, तो प्रोडक्टिव अचीव हो गई और एलोकेटिव भी अचीव हो गई, ठीक है। अब इधर सर ये प्राइस पर तो वन का डी द डिस्कस वेदर इकोनॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन हाउ टू कंपनीज विल कॉम्पीट विद ईच अदर व्हेन दे डोमिनेट अ मार्केट, ठीक है। सबसे पहले एक ब्रीफ डिस्कशन दो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बिहेवियर के ऊपर, जैसे मैंने प्राइस वॉर या प्राइस कंपटीशन, इसको आसान जबान में कहते हैं, मैंने प्राइस वॉर लिख दिया था, वही वाली बात है जो हैरान ने कही थी कि भाई एक बंदा प्राइस को बढ़ाएगा तो उसको देख के दूसरा बढ़ाएगा, गेम थ्योरी वाली बात। या फिर किंग डिमांड कर्व से आप लोग जो है वो प्राइसेस को डिटरमाइन करोगे, ठीक है, और आप वही फर्म की डिमांड और इंडस्ट्री की डिमांड के थ्रू प्राइस को बढ़ाओगे और कम करोगे। जैसे सबको पता है इंडस्ट्री की डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस को ज्यादा से बढ़ा दो, फर्म की डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस को कम करने में फायदा है, ठीक है ना। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन करो, वही बात है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करो, प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आ जाओ। फिर एक और बात इसने बोली कि आप ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा सकते हो, ये नया पॉइंट हमने सीख लिया है कि आप लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग या फिर सेटिस्फाइंग लेवल ऑफ आउटपुट की तरफ जा सकते हो। फिर आपको कंक्लूजन देनी है, कंक्लूजन के आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है भाई। कंक्लूजन के तकरीबन 2 नंबर आप मिलते हैं नए केस नए पेपर पैटर्न के मुताबिक, ठीक है।